Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. Today we will start another unit number 4, that is feasibility study. So what is feasibility studies? Feasibility study can be considered as primary investigation that helps the management to take decision. ठीक है, अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन ले पाती है अबाउट वेदर स्टडी ऑफ सिस्टम शुड बी फिजिबल फॉर डेवलपमेंट और नॉट। ठीक है, कि वो सिस्टम जो हम बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा फिजिबली, वो पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट इज इट आइडेंटिफाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ये चेक करता है, फिजिबिलिटी स्टडी में क्या चेक किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। डेवलपिंग ए न्यू सिस्टम, ठीक है, नया सिस्टम हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस रिफाइंड एस्टीमेट्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, और जो ऑलरेडी अगर सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन केयर इन द फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट, it is used to obtain the outline of the problem and decide whether feasible or appropriate solution exist or not। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी में और क्या किया जाता है कि आउटलाइन एक बनाई जाती है कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में। ठीक है, और एंड डिसाइड वेदर फिजिबल और अप्रोप्रिएट सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोई सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, दैट इज़ डिसाइडेड इन द फिजिबिलिटी स्टडी। द मेन objective of feasibility study is to acquire problem scope instead of solving the problem। ठीक है, अब फिजिबिलिटी में किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, उसका सल्यूशन चेक किया जाता है कि कितने उसमें सल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट सल्यूशंस चेक किए जाते हैं कि कितने सल्यूशंस हम उस प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्व नहीं करते उस प्रॉब्लम को। ठीक है, हम बस सल्यूशन की लिस्ट बनाते हैं इसमें। सो द आउटपुट ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इज़ ए फॉर्मल सिस्टम प्रपोजल। ठीक है, एक प्रपोजल की तरह होता है जो कि एक फाइनल प्रोजेक्ट नहीं होता या फाइनल सिस्टम नहीं होता, ये एक प्रपोजल होता है। ठीक है, एक्ट एज डिसीजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एक डिसीज़न ले पाए कि ये प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए फ्यूचर में जाके या नहीं। ठीक है, विच इंक्लूड्स द कंप्लीट नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब फिजिबिलिटी स्टडी में कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ वो प्रोजेक्ट यूज़ होना है। ठीक है ना, और उसमें नेचर उसका क्या है, ओपन है, क्लोज्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, स्टैटिक है, डायनामिक है, जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं पीछे। ठीक है, सो कौन सी उसकी नेचर है सिस्टम की, ये सारा कुछ एक लिस्ट बनाई जाती है इन द फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट जो स्टेप परफॉर्म किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में, दैट इज़ फॉर्म ए प्रोजेक्ट टीम एंड अपॉइंट ए प्रोजेक्ट लीडर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट टीम जिसने कि प्रोजेक्ट पूरा डिज़ाइन करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, वो तैयार की जाती है, और एक प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाता है जो सारे मेंबर्स को गाइड कर पाएगा। क्लियर, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फिजिबिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट इज डेवलप सिस्टम फ्लो चार्ट्स। ठीक है, आई होप कि आपको फ्लो चार्ट्स पता होंगे सबको। ठीक है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द एल्गोरिदम्स। ठीक है, जैसे एल्गोरिदम्स में हम स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सिमिलरली जो फ्लो चार्ट है दैट इज़ द पिक्टोरियल। ठीक है, इसमें कुछ बॉक्स
या कोई सिंबल्स हम यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो उसके किसी भी फंक्शन को उसका इनपुट क्या होना है, उसका आउटपुट क्या होना है, प्रोसेसिंग कैसे होनी है, ये सारा कुछ उसमें पता लगता है। दैट इज़ ए फ्लो चार्ट। सो सेकेंड स्टेप में ये सारे फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं एक फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी ऑफ करंट सिस्टम एंड सेट गोल्स। ठीक है, अब जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आइडेंटिफाई की जाती हैं, मतलब वो चेक की जाती हैं या उसकी लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, एंड सेट गोल्स, और जो फ्यूचर के गोल्स हैं उसमें क्या एडवांस करना है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वो सेट किया जाता है। देन इन्यूमरेट द अल्टरनेट सोल्यूशन और पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम टू मीट गोल्स। ठीक है, अब एक सोल्यूशन तो होता नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का, देयर मे बी मल्टीपल सोल्यूशंस टू ए सिंगल प्रॉब्लम। सो सारे अल्टरनेट सोल्यूशंस नोट किए जाते हैं। ठीक है, और वो अपने जो रिक्वायरमेंट है या गोल है जो हमने अचीव करना है उसको कैसे वो मीट करेंगे वो चेक किया जाता है इन द फिजिबिलिटी एनालिसिस। देन डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव सच एज टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड सो ऑन। ठीक है, और भी फिजिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज़। सो ये सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं ये चेक किए जाते हैं कि वो हमारा जो नया प्रोजेक्ट है या ओल्ड प्रोजेक्ट है वो फिजिबल हो पाएगा या नहीं। फिजिबल मतलब बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं। देन वेट द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कैंडिडेट सिस्टम। ठीक है, अब हर एक जो भी सिस्टम हमने तैयार करना है उसको हम कैंडिडेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस एस्टिमेट की जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा या नहीं। ठीक है, ये चेक किया जाता है सिस्टम को बनाने से पहले। देन रैंक द अदर अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में देयर में भी मल्टीपल सिस्टम्स, सो हमें उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से सिस्टम को हमने एडवांस बनाना है या किसको हमने मॉडिफाई करना है। ठीक है, सारे सिस्टम तो हम करेंगे नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सो वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। ठीक है, किसी एक बेस्ट सिस्टम को चूज़ करके उसी को हमने आगे मॉडिफाई करना होता है। देन प्रिपेयर द सिस्टम प्रपोजल ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट डायरेक्टिव टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी प्रपोज़ल बनाया जाता है उसको मैनेजमेंट के पास भेजा जाता है फॉर द अप्रूवल। ठीक है, मैनेजमेंट होती है जो हायर अथॉरिटी है, जहाँ प्रेसिडेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, चीफ है, मैनेजर है, तो उसको अप्रूवल के लिए वो फाइल भेजी जाती है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना। इन दिस फिगर यू कैन सी वेरियस फिजिबिलिटी एनालिसिस स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, उसको किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, डिटरमिन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करनी है उसकी। ठीक है, देन टेक्निकल फिजिबिलिटी की टेक्निकली कौन सी उसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ होनी है वो चेक करनी है। ठीक है, देन चूज़ एन अल्टरनेटिव, और कोई अगर उसका सोल्यूशन है तो वो हमने उसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई रिस्क, कि आगे जाके इसमें रिस्क फैक्टर कितना है कि ये जो सोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा प्रोजेक्ट या नहीं। देन डिटरमिन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कि वो काम जो कर रहा है, जो नया प्रोजेक्ट काम करेगा, ऑपरेशन करेगा, वो ठीक तरीके से कर पाएगा या नहीं। ठीक है, सो दीज आर द फिगर विच इज़ शोइंग द feasibility analysis. Then next topic is types of feasibility study. So first type is economic feasibility. ठीक है, economic आपको वर्ड से पता लग गया होगा कि इसमें फाइनेंशियली जितनी भी रिलेटेड टर्म्स होंगी वो सारी आएंगी। ठीक है,
कि कंपनी के पास पैसा है उतना नया प्रोजेक्ट बनाने का या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सो इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इट इज़ एवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम बाय यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड, ठीक है। अब कौन सा तरीका अपनाना है जिससे कम पैसा खर्च हो किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। उस एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि कितना हम कॉस्ट खर्च करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे और कितना बेनिफिट हमें रिसीव होगा, ठीक है, दैट इज़ कैलकुलेटेड। Then it demonstrates the net benefit from the candidate system in terms of benefit and cost to the organization, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, बेनिफिट की फॉर्म में आएगा आउटपुट, और कितना कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ा, ठीक है, दैट इज़ द कॉस्ट, कितना उसमें पैसा खर्च हुआ है और कितना बेनिफिट मिला, वो सारा जो लिस्ट बनाई जाती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में। Then the main aim of economic feasibility analysis is to estimate the economic requirement of candidate system, जो सिस्टम हमने बनाना है दैट इज़ कॉल्ड कैंडिडेट सिस्टम, ठीक है, उसमें कितनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाना, दैट इज़ द मेन एम ऑफ द EFS इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टमेंट फंड्स आर कमिटेड टू प्रपोजल, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले EFS एनालिसिस करना ज़रूरी है। देन इट प्रेफर्स द अल्टरनेट विच विल मैक्सिमाइज द नेट वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय अर्लीस्ट, ठीक है। अब हर एक कंपनी चाहेगी कि वो ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कि जल्दी से जल्दी उसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, ठीक है, और जो रिस्क फैक्टर है वो लो हो जाए, ठीक है। सो अलॉन्ग विद लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द कैंडिडेट सिस्टम, मीन्स उस सिस्टम को बनाने में रिस्क कम होना चाहिए और जो उसकी प्रॉफिट है या नेट वर्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ फिजिबिलिटी इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। इन दिस इट इन्वेस्टिगेट्स द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव्स, ठीक है, जितने भी अल्टरनेटिव्स होंगे इम्प्लीमेंट करने के किसी सिस्टम को, उसमें से वो वाला सिस्टम चूज़ किया जाएगा जिसमें कि टेक्निकल फिजिबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, हमें ईज़िली कोई भी टेक्नोलॉजी मिल जाए वो हम जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इट एनालाइसिस and determines whether the solution can be supported by existing technology or not, ठीक है, जो हमने सिस्टम बनाना है वो जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है वो उसको सपोर्ट कर पाएगा या नहीं, ये चेक किया जाता है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है। द एनालिस्ट डिटरमाइंस वेदर करंट टेक्निकल रिसोर्सेज बी अपग्रेडेड और एडेड, ठीक है, इट दैट फुलफिल द न्यू रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इसमें ये चेक किया जाता है कि जो करंट टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स है टेक्निकल, ठीक है, उनको अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है, टू मेक आवर न्यू सिस्टम और नॉट, ठीक है, ये चेक किया जाता है इसमें। सो इट इंश्योर्स दैट द कैंडिडेट सिस्टम प्रोवाइड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू वट एक्सटेंट इट कैन सपोर्ट द टेक्निकल इन्हांसमेंट, ठीक है। अब जो टेक्निकल सिस्टम, जो कैंडिडेट सिस्टम हमने बनाना है नया, ठीक है, वो कितना सपोर्ट कर पाएगा टेक्निकल इन्हांसमेंट को, ठीक है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक की जाती हैं। थर्ड टाइप इज़ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, सो इट डिटरमिन्स वेदर द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवली, ठीक है, कि सिस्टम जो सही तरीके से काम कर रहा है, इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, वंस इट इज़ डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, एक बार जब वो बन जाता है या इम्प्लीमेंट हो जाता है तब वो सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये इसमें ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज्ड सिस्टम एंड इट्स वर्किंग फिजिबल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जो ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट है वो नए सिस्टम को सपोर्ट करे, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसा ना हो कि जो मैनेजमेंट है वो उसको सपोर्ट ना करें और आपने नया सिस्टम बना लिया, ठीक है। सो वो क्या है, वेस्ट हो जाएगा या वो फेल हो जाएगा सिस्टम। It analyzes whether the user will be affected and they accept the modified or new business method that affect the possible system benefits, ठीक है। अब ये क्या एनालाइज करता है कि जो नया सिस्टम बनेगा उसको जो यूज़र्स हैं जो कंपनी में जिन्होंने यूज़ करना है वो सिस्टम, वो उसको ईज़िली उस पर काम कर पाएंगे या नहीं, ठीक है ना। नया सिस्टम वो ईजी होगा यूज़ करना या डिफ़िकल्ट होगा। सो दैट इज़ मेन पॉइंट इन द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। It also ensures that the computer resources and network architecture of candidate system are workable, ठीक है। कि ये इंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर रिसोर्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो इस सिस्टम में यूज़ होगा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ द पीसीस फ्रेमवर्क, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीसीस, PIECES, पीसीस फ्रेमवर्क, ठीक है। पीसीस फ्रेमवर्क कैन हेल्प इन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व एंड देयर अर्जेंसी, ठीक है। पीसीस का क्या मतलब है, हम एक एक करके सारे अल्फ़ाबेट्स को चेक करेंगे। पी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है। सो ये क्या करता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करने में काम आता है, क्लियर। सो पी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस, ठीक है। डज करंट मोड ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड एडिक्वेट थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एडिक्वेट थ्रूपुट होता है जो आउटपुट आता है, और रिस्पॉन्स टाइम होता है कि कितनी देर में वो उसका रिजल्ट दे पाता है, ठीक है। सो थ्रूपुट क्या ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स जो उसका आउटपुट है वो ज़्यादा आना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लो, ठीक है। जितना रिस्पॉन्स टाइम स्लो होगा, ठीक है, उतना ही सिस्टम फास्ट होगा। सो अगर रिस्पॉन्स टाइम कम है तो सिस्टम विल बी फास्ट। आई इज़ इंफॉर्मेशन, डज करंट मोड प्रोवाइड एंड यूज़र एंड मैनेजर विद टाइमली पर्टिनेंट एक्यूरेंट एंड यूजफुल फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि जो नया सिस्टम है या पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो मैनेजर्स को टाइमली जो इन्फॉर्मेशन वो उनको चाहिए वो उसको दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन, आई। नेक्स्ट इज ई मीन्स इकोनॉमी, ठीक है, कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है सिस्टम या नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा उसमें, बेनिफिट वो दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। सो दैट इज़ ई। सी इज़ कंट्रोल, ठीक है। डज करंट मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफर इफेक्टिव कंट्रोल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड, कोई सिस्टम को हैक ना कर ले, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से उसमें सिक्योरिटी फ़ीचर हैं या नहीं, कोई कंट्रोल फीचर्स हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है डाटा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, डाटा को सिक्योर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। ई मीन्स एफिशिएंसी, डज करंट मोड ऑफ ऑपरेशन मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पीपल, टाइम, फ्लो ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है जो नया सिस्टम बनेगा, क्या वो अच्छी एफिशिएंसी दे पाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। एस मीन्स सर्विसेज, ठीक है, कि जो सिस्टम नया बनाना है या नए पुराने को अपग्रेड करना है उसकी सर्विस अच्छी है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, आगे जाके एक्सपेंडेबल हो सकता है, उसमें नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर सकते हैं हम या नहीं, ये क्या होता है सर्विसेज के अंडर, दैट इज़ एस। नेक्स्ट इज बिहेवियरल फिजिबिलिटी, इट evaluates and estimate the user attitudes और behavior towards the development of new system, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो नया सिस्टम नहीं लाना चाहते हों, ठीक है, जो ओल्ड पीपल हैं, जो ओल्ड एम्प्लॉय हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही मैनुअली काम चलता रहे, ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई भी काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट द टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम, that comes under the behavioral feasibility. It helps in determine if the system requires special effort to educate, ठीक है। अब कई बार सिस्टम को चलाने के लिए हमें उसको किसी भी एम्प्लॉय को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी या उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या किसी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर कंसिडर्ड अंडर बिहेवियरल फिजिबिलिटी। एंड लास्ट वन इज़ अ शेड्यूल फिजिबिलिटी,
ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट शुड बी completed विद इन द गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स और शेड्यूल। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो नया प्रोजेक्ट बनाना है वो विद इन द टाइम जो हमने शेड्यूल सेट किया है उसी के अंदर वो कंप्लीट हो पाए। इट ऑल्सो वेरीफाइज एंड वैलिडेट्स वेदर द डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट आर रीजनेबल और नॉट। ठीक है, ये जितनी भी डेडलाइंस बनाई जाती हैं कि ये काम 1 महीने में होना चाहिए, या 6 मंथ में होना चाहिए, 1 मंथ में होना चाहिए, साल में होना चाहिए, 1 साल में, ठीक है ना, सारी जो डेडलाइंस है वो पास हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल फिजिबिलिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक आप एक बार स्टडी करो रेफरेंस बुक में भी। सो थैंक यू।